नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी मेरठ की है। ये बात 2019 की है। जूनियर इंजीनियर सुशील कुमार पिछले 2 वर्षों से मेरठ की ट्यूबवेल कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनकी नियुक्ति सिंचाई विभाग में हुई थी। उनके परिवार में पत्नी मोनिका, 2 बेटियां और एक बेटा था। सबसे बड़ी बेटी सोनी की उम्र 14 साल थी। 13 मार्च 2019 की सुबह करीब 9 बजे की बात है। जूनियर इंजीनियर सुशील कुमार की पत्नी मोनिका बड़ी बेटी सोनी को लेकर अस्पताल गई थीं। कुछ देर बाद जब वह घर लौटी तो सामने जो मंजर था उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। उनकी रोने बिलखने की आवाजें सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए घर पहुंचे। सबको हैरानी थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। लेकिन जब लोगों ने एक कमरे में सुशील कुमार की खून से सनी लाश बेड पर पड़ी देखी तो सब दंग रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कमरे का सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था। मोनिका ने उसी समय अपने देवर अजय कुमार को फोन करके इस दर्दनाक घटना की जानकारी दी। बड़े भाई की हत्या की खबर सुनकर अजय भी सन्न रह गया। वह सहारनपुर के पास स्थित अपने पैतृक गांव सलोनी में रहता था। जैसे ही उसने यह दुखद समाचार सुना, वह तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेरठ के लिए रवाना हो गया। इसी दौरान मोनिका ने थाना सिविल लाइंस में फोन करके अपने पति की हत्या की सूचना पुलिस को दी। मेरठ के सिविल लाइंस थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को जैसे ही इस जघन्य घटना की जानकारी मिली, वह तुरंत अपने स्टाफ के साथ नलकूप विभाग की कॉलोनी की ओर रवाना हो गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया। मृतक जेई सुशील कुमार का शव बेड पर पड़ा था। उनके हाथ पैर और मुंह कपड़े से बंधे हुए थे और गले को किसी तेज धारदार हथियार से रेता गया था। बेडरूम की दीवारों और फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए थे। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। इतना ही नहीं, क्वार्टर के सामने वाले एक अन्य क्वार्टर के दरवाजे पर भी खून के छींटे पाए गए, जिससे यह अंदेशा और गहरा हो गया कि वारदात के दौरान जोरदार संघर्ष हुआ था। फोरेंसिक टीम ने मौके से तमाम सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद थाना प्रभारी ने क्वार्टर के दूसरे कमरे का भी मुआयना किया। यह सरकारी क्वार्टर 2 कमरों का था। दूसरे कमरे का भी सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खुली हुई थी, जिससे साफ लग रहा था कि वहां कुछ तलाशा गया है। इन तमाम हालातों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या लूटपाट की नीयत से की गई है। संभव है कि सुशील कुमार ने लुटेरों का विरोध किया हो, जिस पर उन्होंने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने जब मृतक की पत्नी मोनिका से घटना के बारे में पूछा तो वह रोते हुए बोली कि सुबह करीब 9 बजे वह अपनी बड़ी बेटी सोनी के साथ डॉक्टर के पास गई थी। उस समय उनके पति सुशील कुमार चाय पीने के बाद नहाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि दोनों छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। मोनिका ने बताया कि जब वह वापस लौटी तो देखा कि क्वार्टर की कुंडी बाहर से बंद थी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पति की लाश खून से लथपथ हालत में बेड पर पड़ी थी। यह पूरी घटना महज आधे घंटे के भीतर हुई थी। पुलिस ने मोनिका और कॉलोनी के कुछ अन्य लोगों से पूछताछ के बाद सुशील कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके बाद पुलिस ने सुशील कुमार का बेडरूम सील कर अपने कब्जे में ले लिया और निगरानी के लिए वहां कुछ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी मौके का मुआयना करने के बाद वापस थाने लौट गए। मोनिका की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच आगे थाने के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को सौंपी गई। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने जब सुशील कुमार की हत्या की तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो सबसे पहले उन्होंने मृतक के सामने वाले क्वार्टर में रहने वाले भारत यादव को हिरासत में लिया। इसकी वजह यह थी कि भारत यादव के दरवाजे पर खून के छींटे पाए गए थे, जो शक को गहरा कर रहे थे। पुलिस पूछताछ के दौरान भारत यादव ने खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि घटना के वक्त वह अपने क्वार्टर में ही मौजूद था, लेकिन सुशील कुमार के घर से उसने कोई चीख पुकार या शोर की आवाज नहीं सुनी। वहीं मृतक की पत्नी मोनिका ने भारत यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना था कि भारत यादव और उसके पति सुशील कुमार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए उसे शक है कि इस हत्या में भारत यादव का हाथ हो सकता है। हालांकि इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने जब भारत यादव से लगातार 36 घंटे तक पूछताछ की और सारे पहलुओं की जांच की,
तो उन्हें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे भारत यादव को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके। इसके बाद पुलिस ने उसे शहर में ही रहने की हिदायत दी और घर लौटने की अनुमति दे दी। उधर पोस्टमार्टम के बाद सुशील कुमार का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि उनकी मौत गला कटने और अधिक खून बह जाने के कारण हुई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच कॉलोनी के किसी भी व्यक्ति ने सुशील कुमार के क्वार्टर की ओर किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा था। जब कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा तो इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने सुशील कुमार और उनकी पत्नी मोनिका के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। मोनिका की कॉल डिटेल्स देखकर इंस्पेक्टर चौंक उठे। जांच में सामने आया कि मोनिका पिछले कुछ महीनों से लगातार एक मोबाइल नंबर पर लंबी बातचीत कर रही थी और यह सिलसिला उसके पति की हत्या के बाद भी जारी रहा। पुलिस ने जब उस संदिग्ध मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि वह सिम पवन कुमार सैनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने जब मोनिका को थाने बुलाकर इस नंबर के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसका चेहरा उतर गया और वह घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसने बड़ी सहजता से अपने पति की हत्या की बात कबूल कर ली। उसके बयान ने मौजूद पुलिस अधिकारियों को हैरान कर दिया। मोनिका ने कबूला कि उसने अपने प्रेमी पवन कुमार सैनी के साथ मिलकर सुशील कुमार की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। मोबाइल डिटेल और मोनिका के इकबालिया बयान के आधार पर उसी दिन पुलिस की एक टीम श्रीगंगानगर रवाना हुई और पवन कुमार को हिरासत में लेकर मेरठ लाई। शुरू में पवन ने टाल मटोल की, लेकिन सख्त पूछताछ के बाद उसने भी मोनिका के साथ मिलकर सुशील कुमार की हत्या करने की बात कबूल कर ली। सुशील कुमार उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव सलोनी का रहने वाला था, जो थाना सरसावाला क्षेत्र में आता है। वह मेरठ में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और ट्यूबवेल कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी मोनिका और 3 बच्चों के साथ रहता था। जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं और बाहर से उसका परिवार खुशहाल दिखाई देता था। शुरुआत में मोनिका भी अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन कुछ महीनों से उसने सुशील के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू किया। सुशील अब मोनिका में रुचि नहीं ले रहा था, जिससे मोनिका को संदेह हुआ। एक दिन जब उसने पति का मोबाइल चेक किया तो उसे पता चला कि सुशील के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं और वह नियमित रूप से उनके संपर्क में रहता है। यह जानकर मोनिका को गहरा सदमा पहुंचा। उसने अपने पति को दोबारा पाने की कई कोशिशें की, खुद को सजाया संवारा, व्यवहार बदला, लेकिन सुशील के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। यह सब देखकर मोनिका के भीतर बदले की आग भड़क उठी। बदला लेने की नीयत से मोनिका ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वहां पर अन्य युवकों से रोमांटिक बातचीत शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी जान पहचान पवन कुमार सैनी नाम के युवक से हुई, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गांव नाहरावाली का रहने वाला था। मोनिका और पवन की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई। मोनिका को पवन बहुत अच्छा लगा और उसने उससे अपना प्यार भी जाहिर कर दिया। अब मोनिका पवन से मिलने के लिए बेहद उत्सुक रहने लगी, इसलिए उसने एक दिन उसे मेरठ के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। पवन श्रीगंगानगर से मेरठ आ पहुंचा और मोनिका भी उसी होटल में मिली। पहली बार मिलने पर दोनों बहुत खुश हुए। पवन उम्र में मोनिका से छोटा था, लेकिन इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। होटल के बंद कमरे में दोनों ने एक दूसरे से प्यार जताते हुए काफी समय बिताया और एक दूसरे से हमेशा साथ रहने की कस्में खाईं। इस खूबसूरत मुलाकात के बाद पवन ने मोनिका से फिर मिलने का वादा किया और वापस श्रीगंगानगर लौट गया। इसके बाद दोनों अपनी सुविधा अनुसार फोन पर बात करते रहते थे। जब भी मोनिका को पवन से मिलने की इच्छा होती, वह उसे मेरठ बुला लेती थी। पवन अभी कुंवारा था, इसलिए वह भी मोनिका से मिलने को लेकर बहुत ताक में रहता था। करीब 2.5 साल तक मोनिका और पवन के अवैध संबंध छिपे छिपाए चलते रहे। दोनों एक दूसरे से मिलने और साथ रहने में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मोनिका की बेटी सोनी ने उससे जो बात कही, सुनकर मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनी ने बताया कि उसके पापा पिछले कुछ महीनों से उसके साथ जबरन गलत काम कर रहे हैं और जब उसने मना किया तो पापा ने उससे मारपीट भी की। मोनिका ने हिम्मत करके इस बात को अपने पति सुशील से पूछा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और चुप रहने को कहा। उसने धमकी भी दी कि अगर यह बात किसी को पता चली तो वह तीनों बच्चों को मार डालेगा। मोनिका ने कई बार पति को समझाने की कोशिश की,
लेकिन सुशील अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। जब मोनिका का सब्र खत्म हो गया तो उसने यह सारी बात अपने सास परीक्षा देवी को बता दी। परीक्षा देवी ने बेटे सुशील की इन करतूतों को सुनकर बहुत दुख और गुस्सा जताया और उसे लानत भेजी। उन्होंने बेटे को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह न तो सुधरा और न ही किसी की बात मानी। उल्टा वह और ज्यादा हिंसक हो गया। यह देखकर परीक्षा देवी ने मोनिका से कहा कि ऐसे राक्षस का घर में रहना ठीक नहीं है। उसे समाज में जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। सास की बात सुनकर मोनिका मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसके पति के मरने के बाद वह अपने प्रेमी पवन सैनी के साथ खुलकर अपनी जिंदगी जी सकेगी। मोनिका एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। वह अपने पति सुशील से पूरी तरह नफरत करने लगी थी और उसकी हत्या कर पवन के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। मोनिका ने सास से बात की तो उन्होंने कुछ पैसे भी दिए ताकि वह किसी की मदद से सुशील की हत्या करा सके। फिर मोनिका ने पवन को मेरठ बुलाया और कहा कि अगर वह उसे हमेशा के लिए पाना चाहता है तो उसे सुशील को खत्म करना होगा। आखिरकार पवन भी अपनी माशूका के साथ खुश रहने के लिए यह काम करने को तैयार हो गया। इस योजना में मोनिका ने अपनी बड़ी बेटी सोनी को भी शामिल कर लिया। 12 मार्च 2019 को मोनिका का प्रेमी पवन श्री गंगानगर से मेरठ आया और एक होटल में ठहरा। अगले दिन 13 मार्च की सुबह मोनिका ने पवन को फोन कर अपने क्वार्टर के बाहर बुला लिया। उस समय वहां ज्यादा लोग नहीं थे। इसी बीच सोनी अपने पिता सुशील के पास पहुंची। सुशील उस समय अपने बिस्तर पर बैठे थे। सोनी ने प्यार से उनसे खेल खेलने को कहा तो वे तुरंत राजी हो गए। फिर सोनी ने पहले सुशील की दोनों आंखों पर पट्टी बांधी और उनके हाथ पैर भी मजबूती से बांध दिए। तब तक मोनिका भी कमरे में आ गई। उसने पति को बंधा हुआ देखा और पवन को फोन कर कमरे में आने को कहा। पवन चाकू लेकर वहां पहुंचा। मोनिका ने पति का सिर पीछे की ओर खींचा और पवन को जल्दी से उनकी गर्दन काटने का इशारा किया। शायद सुशील को कुछ गलत होने का अंदेशा था, इसलिए वे बचने के लिए संघर्ष करने लगे। सोनी ने उनके हाथ पैर पकड़ लिए ताकि पवन आसानी से काम कर सके। फिर पवन ने चाकू से सुशील की गर्दन काट दी। सुशील की हत्या के बाद पवन दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़ों से खून साफ करने लगा और फिर वापस होटल लौट गया। उसके जाने के बाद मोनिका और उसकी बेटी सोनी ने सुशील के खून के छींटे सामने वाले जेई भारत यादव के दरवाजे पर लगा दिए ताकि इस हत्या का आरोप भारत यादव पर लग सके। असल में भारत यादव और सुशील के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसके बाद मोनिका ने कमरे में कपड़े और अलमारी का सामान बिखेर दिया ताकि मामला लूटपाट जैसा दिखे। फिर दोनों मां बेटी ने कमरों का दरवाजा बंद करके अस्पताल जाने के बहाने घर से बाहर निकल गईं। करीब आधे घंटे बाद वे वापस लौटीं और घर में लूटपाट और पति की हत्या की झूठी खबर फैला दी। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने पवन के कपड़े से जब्त करने के बाद सुशील कुमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी पवन और मोनिका को स्थानीय अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सोनी को बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया। बाद में इस हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी जेई सुशील कुमार की मां परीक्षा देवी को भी सहारनपुर के उनके पुश्तैनी घर से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें भी जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। ये बात 2014 की है। 23 सितंबर 2014 को दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर 70,000 रुपए लूटने की खबर वायरलेस पर फैली। यह सनसनीखेज वारदात थाना उत्तरी द्वारका क्षेत्र में घटी थी। घटना की सूचना मिलते ही जिले की डीसीपी सुमन गोयल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर सघन चेकिंग के निर्देश दिए। चूंकि लुटेरे बाइक पर सवार थे, इसलिए पुलिस विशेष रूप से बाइक सवारों पर नजर रखे हुए थी। थाना दिल्ली कैंट की पुलिस भी मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर लुटेरों की तलाश में जुट गई थी और आने जाने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही थी। उसी दिन दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली कैंट इलाके में आरआर अस्पताल के पीछे से एक युवक हड़बड़ाते हुए दौड़ता हुआ पुलिस पिकेट की ओर आया। उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच रही होगी और उसके सिर से खून बह रहा था। पिकेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने जब उसे रोका तो उसने अपना नाम कीरत सिंह बताया। कीरत ने बताया कि उसे उसके ही दोस्तों नकुल, धीर और मुकीम ने चलती कार में गोली मार दी है। उसने बताया कि जान बचाने के लिए वह चलती कार से कूदकर भागा और किसी तरह यहां तक पहुंच पाया।
कीरत सिंह के सिर से लगातार खून बहता देख पुलिस ने समय गवाए बिना उसे तुरंत एम्स के ट्रामा सेंटर पहुंचाया और साथ ही घटना की सूचना कैंट थाने के ड्यूटी ऑफिसर को भी दी। यह घटना कैंट थाने के अंतर्गत सुब्रोतो पार्क चौकी क्षेत्र में हुई थी। जैसे ही इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज के बी झा को मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां से हालात का जायजा लेने के बाद वे भी एम्स के ट्रामा सेंटर पहुंचे। जब कीरत सिंह को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर के बी झा को बताया कि वह फिलहाल बेहोशी की हालत में है और बयान देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल हो गया था कि कीरत कहां का रहने वाला है, उसके दोस्त नकुल, धीर और मुकीम कौन हैं, वे कहां रहते हैं और उन्होंने उसे गोली क्यों मारी। जांच में यह भी सामने आया कि कीरत के सिर में उसके दोस्तों ने 2 गोलियां मारी थीं, जो सिर के पिछले हिस्से को छूते हुए निकल गई थीं। किस्मत से गोलियां दिमाग या कोई अहम नस को नहीं लगी, इसलिए उसकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी। अगले दिन जब कीरत सिंह होश में आया तो चौकी इंचार्ज के बी झा ने उससे पूरी घटना के बारे में बातचीत की। कीरत सिंह ने होश में आने के बाद चौकी इंचार्ज के बी झा को जो कहानी सुनाई वह चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि वह दिल्ली के शाहदरा की चंद्रलोक कॉलोनी में रहता है। 23 सितंबर को वह अपने दोस्त नकुल धीर, जो नवीन शाहदरा में रहता है, के साथ कार से गुड़गांव जा रहा था। रास्ते में नकुल का एक और दोस्त मुकीम उर्फ राहुल, जो लोनी का रहने वाला है, भी उनके साथ कार में शामिल हो गया। तीनों साथ में सफर कर रहे थे। कीरत के अनुसार जब कार पालम फ्लाईओवर के पास पहुंची तभी अचानक मुकीम ने उसकी ओर पिस्तौल तान दी और उसके सिर में 2 गोलियां दाग दी। लेकिन गनीमत यह रही कि गोलियां सिर को छूते हुए निकल गईं। अपनी जान बचाने के लिए कीरत चलती कार से ही कूद गया और किसी तरह भागकर आरआर अस्पताल के पास पहुंचा। कीरत सिंह से मिली जानकारी के बाद सब इंस्पेक्टर के बी झा ने पूरी बात दिल्ली कैंट थाने के प्रभारी सुरेश कुमार वर्मा को बताई। चूंकि हमलावरों की पहचान और ठिकानों की जानकारी पुलिस के पास थी, इसलिए डीसीपी सुमन गोयल ने तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस टीम ने सबसे पहले नकुल, धीर और मुकीम के घरों पर छापेमारी की, लेकिन दोनों वहां से फरार मिले। इसके बाद टीम ने उनके अन्य संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी, मगर कोई सफलता नहीं मिली। जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। लगातार निगरानी के बाद 3 अक्टूबर को चौकी इंचार्ज के बी झा को एक मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नकुल धीर अपने घर नवीन शाहदरा वापस लौटा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई और बिना देर किए नकुल के घर पहुंच गई। मुखबिर की सूचना सही साबित हुई और नकुल धीर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे चौकी सुब्रोतो पार्क में ले जाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान नकुल ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त कीरत सिंह पर जानलेवा हमला किया था। उसने बताया कि उसकी मकसद कीरत की हत्या करना था, लेकिन अचानक हुई गोलीबारी में निशाना चूक गया और गोली सिर के पास से निकल गई, जिससे कीरत बच गया। जब पुलिस ने पूछा कि वह कीरत की हत्या क्यों करना चाहता था, तो नकुल ने जो कहानी सुनाई वह नाजायज रिश्तों और विवादों पर आधारित निकली। 28 साल के कीरत सिंह अपने परिवार के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र की चंद्रलोक कॉलोनी में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी ममता, माता-पिता और एक बहन शामिल थी। कीरत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कीरत का एक दोस्त था नकुल धीर, जो नवीन शाहदरा में रहता था। नकुल टूर एंड ट्रैवल के व्यवसाय से जुड़ा था और अच्छी आमदनी करता था। दोस्ती की वजह से नकुल अक्सर कीरत के घर आता जाता रहता था। नकुल अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करता था और उसे आरामदायक जिंदगी बिताने का शौक था। कीरत सिंह की आमदनी सीमित थी। जो भी मासिक तनख्वाह मिलती थी उसी से वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। ममता जब उससे कोई चीज मांगती तो वह कोई न कोई बहाना बना देता, जिससे ममता को दुख होता था। ममता के अरमान गरीबी की मार झेल रहे थे, लेकिन कीरत सिंह को उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। वह उसकी भावनाओं की कद्र करने के बजाय दूसरी महिलाओं के साथ मौज मस्ती में लगा रहता था। कीरत सिंह अब एक बच्चे का पिता बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह बाहरी महिलाओं के चक्कर में लगा रहता था। जब ममता को पति की इन हरकतों का पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। उसने कीरत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बचकानी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती थी। पिछले साल कीरत सिंह ने हद पार कर दी।
उसने शाहदरा की ही एक परिचित युवती अलका के साथ बलात्कार किया। अलका ने इस घटना की शिकायत शाहदरा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद कीरत को जेल भी जाना पड़ा। पति की इस काली हरकत की वजह से ममता को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जब कीरत जेल में था तो ममता के सामने आर्थिक समस्याएं आ गईं, क्योंकि घर का एकमात्र कमाने वाला वही था। ममता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे आसानी से नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। इस मुश्किल वक्त में ममता की मदद कीरत के 36 वर्षीय दोस्त नकुल धीर ने की। नकुल ने ममता को आर्थिक मदद तो दी ही, साथ ही कीरत को जेल से बाहर निकालने में भी मदद करता रहा। वह ममता के साथ वकील के पास जाता और जेल में कीरत से मिलने भी जाता था। कुल मिलाकर नकुल ममता की हर तरह से सहायता कर रहा था। लंबे समय तक नकुल के साथ रहने और मदद मिलने के बाद ममता का नकुल से लगाव हो गया। धीरे धीरे उनके बीच अवैध संबंध भी बनने लगे। ममता के पास रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह बिना किसी डर के नकुल के साथ रिश्ता निभाने लगी। नकुल उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा था, इसलिए ममता उससे खुश रहती थी। दोनों के बीच यह रिश्ता काफी समय तक चलता रहा। इसी वजह से ममता नहीं चाहती थी कि उसका पति जेल से जमानत पर बाहर आए, लेकिन सास ससुर के दबाव में उसे कीरत की जमानत के लिए पैरवी करनी पड़ी। आखिरकार करीब 1.25 साल जेल में रहने के बाद कीरत सिंह की जमानत हो गई। बाहर आने के बाद कीरत ने किसी तरह अलका को मनाकर केस वापस लेने के लिए राजी कर लिया। केस वापस होने पर कीरत ने राहत की सांस ली। इसी बीच उसे पता चला कि जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी ममता नकुल के साथ संबंध बना रही थी। कीरत ने इस बात पर ममता से पूछा तो उसने कहा कि लोग उसे बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी का जवाब सुनकर कीरत ने बात तो रफा-दफा कर दी थी, लेकिन उसके दिमाग में शक का कीड़ा घर कर चुका था। वह ममता की हर हरकत पर नजर रखने लगा ताकि वह कुछ महसूस न कर सके। वहीं ममता भी पति की सतर्कता के चलते नकुल से मिलने में सावधानी बरतने लगी थी। एक रात जब कीरत सो चुका था, ममता बाथरूम में जाकर अपने आशिक नकुल से फोन पर बातें कर रही थी। आधी रात के करीब कीरत की नींद खुल गई और उसने देखा कि ममता बेड पर नहीं थी। उसने सोचा शायद वह टॉयलेट गई होगी। 15 मिनट तक जब वह वापस नहीं आई तो कीरत दबे पांव कमरे से बाहर निकला। तभी उसने बाथरूम से पत्नी की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे बाथरूम के बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगा। ममता फोन पर प्यार भरी बातें कर रही थी। कीरत को यकीन हो गया कि वह अपने यार से बात कर रही है। मन तो था कि तुरंत उसे डांटे, लेकिन आधी रात में हंगामा नहीं करना चाहता था। गुस्सा दबाकर वह वापस कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने ममता की बेवफाई की तस्वीरें घूमने लगीं और नींद उससे कोसों दूर हो गई। उसने तय किया कि सुबह होते ही वह ममता की पूरी खबर लेगा। अपने प्रेमी नकुल से काफी देर बात करने के बाद ममता चुपके से वापस आकर पति की तरफ बिस्तर पर लेट गई। कीरत जाग रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही उसने ममता से पूछा कि रात को वह कहाँ गई थी, क्योंकि वह जब जागा तो ममता बिस्तर पर नहीं थी। ममता ने कहा कि वह बाथरूम गई थी। कीरत ने फिर पूछा कि बाथरूम में किससे बात कर रही थी। यह सुनकर ममता घबराई और कुछ कह नहीं सकी। कीरत ने उस पर शक जताते हुए उसे डांटना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो वह उसे घर से निकाल देगा। ममता की हालत खराब थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वह कुछ दिन तक घर में ही रही और नकुल से भी बात नहीं की। बाद में जब नकुल ने फोन किया तो ममता ने उसे पिटाई की बात बता दी। यह सुनकर नकुल को बहुत दुख हुआ। एक दिन ममता ने मौका देखकर नकुल से सीक्रेटली मुलाकात की और अपनी सारी तकलीफें उससे बताईं। नकुल ने उसे कीरत को खत्म करने का सुझाव दिया और कहा कि कीरत के जाने के बाद हम शादी कर लेंगे। ममता ने इस बात को समझ लिया और हामी भर दी। नकुल अकेले यह काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लोनी के रहने वाले मुकीम उर्फ राहुल से संपर्क किया। मुकीम को 50,000 रुपए देने का वादा करके वह तैयार हो गया। इसके बाद नकुल, मुकीम और ममता ने मिलकर कीरत सिंह को खत्म करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार 23 सितंबर 2014 को नकुल धीर अपनी एक दोस्त की मारुति जैन कार लेकर कीरत के घर पहुंचा। किसी बहाने से उसने कीरत को गुड़गांव जाने के लिए मना लिया। कीरत को कार में बिठाकर वे गुड़गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में नकुल ने एक अन्य युवक को कार में बैठाया, जिसे वह मुकीम बताता है और कहता है कि वह उसका दोस्त है। कार नकुल चला रहा था। कीरत उसके सामने वाली सीट पर बैठा था, जबकि मुकीम पीछे की सीट पर था।
कार अपने रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही थी और तीनों बातचीत कर रहे थे। तभी दिल्ली कैंट के पास वाल फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले मुकीम ने अचानक तमंचा निकालकर कीरत पर फायर कर दिया। गोली कीरत के सिर को छूती हुई निकल गई। उसी वक्त नकुल ने भी तमंचा से एक गोली कीरत के सिर पर चलाई, जो भी सिर को छूकर निकल गई। कीरत समझ गया कि उसकी जान को गंभीर खतरा है। उसने तेजी से कार का दरवाजा खोला और चलते हुए कार से कूद गया। सिर से खून बह रहा था, लेकिन वह भागकर पास ही तैनात पुलिस के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। पुलिस ने तुरंत उसे एम्स के ट्रामा सेंटर ले जाकर इलाज शुरू कराया। नकुल धीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 अक्टूबर को कीरत सिंह की पत्नी ममता और मुकीम उर्फ राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसी दिन पुलिस ने तीनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी धीरज मित्तल के सामने पेश किया और उन्हें 3 दिन की रिमांड पर ले लिया। रिमांड की अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मारुति जैन कार वारदात में इस्तेमाल तमंचा और अन्य सबूत बरामद किए। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर कीरत सिंह की तबीयत में सुधार होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कीरत सिंह ने कहा कि वह अपनी बेवफा पत्नी से अब कोई संबंध नहीं रखेगा। कीरत सिंह की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सही दिशा और संयम बहुत जरूरी है। उसकी गलत आदतों और पत्नी के प्रति अविश्वास ने उसकी जिंदगी को संकट में डाल दिया। उसका यह भी उदाहरण है कि गलत काम करने और बेवफाई करने के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। ममता की कहानी से पता चलता है कि चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सही रास्ता अपनाना चाहिए। पति की गलतियों के बावजूद उसने भी गलत निर्णय लिए, जैसे नकुल से अवैध संबंध बनाना, जिससे उसकी जिंदगी और भी उलझ गई। इसलिए रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। नकुल धीर की साजिश से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के प्रति धोखा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जीवन में बड़ा संकट लेकर आता है। उसने ममता का फायदा उठाकर कीरत को नुकसान पहुंचाया, जो अंततः उसके लिए भी मुसीबत साबित हुआ। मुकीम की भूमिका दिखाती है कि अपराध करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना अंततः खुद के लिए ही विनाशकारी होता है। गलत संगत और अपराध के रास्ते पर चलना कभी भी सही नहीं होता। यह कहानी ये सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी बेहद जरूरी है। झूठ, धोखा और अपराध का रास्ता कभी भी सही परिणाम नहीं देता। गलतियां मानकर सुधरना और सही मार्ग पर चलना जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाता है। अगर किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका बदला लेने की बजाय समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि परिवार और संबंधों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वे ही इंसान को सही दिशा देते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।